Hello, hello all. अच्छा, we were doing consumer protection, जो भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मेरे लिए मतलब एज अ प्रोफेशनल नहीं, एज अ लेक्चरर नहीं, एज अ कंज्यूमर। और कंज्यूमर हम, मैं भी हूँ कंज्यूमर, तुम लोग भी हो। सो एवरीवन शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर और इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्ट। रादर, एक्ट का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कैसे पता नहीं बोर्ड इतना जल्दी जाग गया, बिकॉज ये एक्ट जुलाई में आ गया है, जुलाई से अप्लाई हो चुका है। और एक साइड ऐसी थी कि लास्ट ईयर तक हम लोग कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा रहे थे एसवाईजीसी स्टूडेंट्स को, लास्ट ईयर तक, जबकि 2013 का एक्ट आ चुका है जो तुमको एफवाईजीसी में तुमने पढ़ा था। इतना लेट जागता है, और इधर तो पहले ही जाग गया, क्योंकि 2019 एक्ट अप्लाई जुलाई से हो गया और सिलेबस तो पहले से डिजाइन हो गया। चलो अच्छा है, अच्छा है। So you'll have Consumer Protection Act 2019. पहले भी था, पहले it was 1986. अपने फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन 1986 का एक्ट था, अभी 2019 हो गया है। वो ईयर याद रखना पड़ेगा। बहुत कम एक्ट्स के जिनके ईयर्स याद रखने तुमको, तो कंफ्यूजन होने का स्कोप नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक आरबीआई एक्ट था, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, और ये बस यही है। एडवाइस यू कि सारे एक्ट्स एक जगह पे लिख दो ताकि ईयर्स में कंफ्यूजन ना हो। ये कंफ्यूजन होता है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। इफ यू आर नॉट श्योर, डोंट राइट ईयर। रॉन्ग लिखने से अच्छा मत लिखो, लेकिन ईयर कर लो, बिकॉज ज्यादा तो है नहीं। ऐसा हो सकता है कि पेपर में कंफ्यूजन हो, तो ऐसे केस में अवॉइड, बट ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है। सो दो डेट्स है, 24 दिसंबर एंड 15 मार्च। 15 मार्च इज अ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे एंड 24 दिसंबर इज नेशनल कंज्यूमर डे। तो दोनों डेट्स याद रहने चाहिए, वो भी ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछेंगे। अलग से ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ लेंगे बाद में, ये नहीं चलेगा, अभी से याद रख। अलग से ऑब्जेक्टिव्स तुम पढ़ना नहीं पढ़ना वो तुम्हारी मर्जी है। अच्छा अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर आई फॉरगेट। जो अभी तुम्हारा टेस्ट होगा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका एक कंबाइंड टेस्ट होगा। ओके, मतलब फिफ्थ चैप्टर एंड सिक्स चैप्टर, फिफ्थ एंड सिक्स वन। फिफ्थ, फोर्थ बिजनेस सर्विसेज से स्टार्ट किया था, फिफ्थ इमर्जिंग मोड्स एंड सिक्स्थ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना उस इमर्जिंग मोड्स में आउटसोर्सिंग मैंने डिस्कस नहीं किया, मैंने बोला बाद में डिस्कस करूंगा। तो आउटसोर्सिंग वाला पार्ट छोड़ के बाकी इमर्जिंग मोड्स जितना बचा है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजनेस एथिक्स, वो तो वैसे भी कट कर दिया था, मतलब बोर्ड ने ही कट कर दिया, तो तुमको आएगा नहीं। बिजनेस एथिक्स छोड़ के बाकी सब, इसलिए दो चैप्टर्स का कंबाइन। इमर्जिंग मोड्स में तो भाई मेन पार्ट तो आउटसोर्सिंग अभी तक बाकी है, आउटसोर्सिंग बाद में देख लेंगे, तो वो नहीं पूछेंगे अभी के टेस्ट के लिए। आउटसोर्सिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग वो उसी का पार्ट खत्म होने के बाद मैनेजमेंट करने से पहले आउटसोर्सिंग खत्म कर देंगे। तो क्लियर है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में बाकी सारा एक्सेप्ट आउटसोर्सिंग, एलपीओ केपीओ बीपीओ वगैरह वो सब छोड़ के। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने पढ़ा ही नहीं है बिजनेस एथिक्स बराबर, क्योंकि वो है ही नहीं। बिजनेस एथिक्स का मतलब जो हेल्प करता है राइट और रॉन्ग में सिलेक्शन करने के लिए। एथिक्स मतलब मॉरल, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना बिकॉज बोर्ड्स में नहीं है। लेकिन अदर देन दैट बाकी सारा पार्ट कर लेना। ओके, वो सिलेबस के लिए आएगा। जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तुम अभी सब करोगे। और मैंने कंबाइंड आंसर तुमको बोला है ओनर इन्वेस्टर्स का। ओके, मतलब उसमें भी थोड़ा लोड कम हो गया। ओके, हाँ, अभी बात आती है वापस कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ओके 2019। और हमने राइट्स ऑफ कंज्यूमर स्टार्ट किया था, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। कंफर्म आएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन वाला क्वेश्चन 99% आना ही है। ये तो फिर भी
IMP है लेकिन शायद ना आए, लेकिन वो तो कंफर्म है आने वाला, कंफर्म। या तो वो शॉर्ट नोट में एक हाथ कमीशन आएगा या फिर डिस्टिंग्विश में आएगा। और ये चैप्टर का वेटेज उल्टा सबसे ज्यादा होना चाहिए था बिजनेस सर्विसेज के बाद, और इसका अच्छा खासा वेटेज होगा भी, कि अभी तक ऑफिशियल वेटेज नहीं है कौन से चैप्टर को कितना मिलेगा। और बिजनेस सर्विसेज ये एक चैप्टर, और उसी वाले पार्ट में मार्केटिंग इसके बाद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स वाले में फर्स्ट चैप्टर एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, थर्ड नहीं, बिल्कुल नहीं, थर्ड में वैसे भी कट भी करवा दी है, तो हमारा सिलेबस काफी क्लियर हो गया है। और जो बोर्ड ने कट करने को बोला है वो तो कट करेंगी, क्योंकि वो ऑफिशियल कट है। इन एडिशन टू दैट भी कुछ क्वेश्चंस कट हो सकते हैं, बट व्हाई आई से ऑल दिस थिंग्स, कुछ लोगों को से बहुत वेरी सिंसियर पब्लिक जो होती है उनको शायद ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मेरी क्लियर सी बात है, इफ द पेपर्स आर प्रेडिक्टेबल टेक द फुलेस्ट बेनिफिट। अगर हमको पता है कि पेपर्स प्रेडिक्टेबल है, अगर हमको पता है कि कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है, और अगर आ भी जाएंगे तो भी ऑप्शंस होते ही है, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्यों करने का, इंस्टेड बाकी सारे क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो। अंडरस्टैंड दिस थिंग, मुझे पूरा पेपर आता है थोड़ा थोड़ा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मुझे जितना जरूरी है उतना ही आता है, लेकिन अच्छे से आता है तो मुझे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, फिर कौन से स्किप करने चाहिए वो एक अलग बात है, वो एक ट्रिक है, वो मैं तुमको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर्स क्वेश्चंस तुम ऑप्शन में छोड़ सकते हो। वी विल कवर ऑल दोस क्वेश्चंस, बट यू कैन स्किप दोस क्वेश्चंस। हम बैंकिंग छोड़ देंगे नहीं चलेगा, हम इंश्योरेंस छोड़ देंगे नहीं चलेगा, इनफैक्ट उस पर फोकस करने के लिए ज्यादा टाइम मिले, इसीलिए हम लोग कुछ नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो भाई मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम बोलो कि सर हम बाकी कर लेंगे इंश्योरेंस छोड़ देंगे, नहीं, करना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान दो, क्वालिटेटिव पेपर होना चाहिए। इंश्योरेंस के क्वेश्चंस अगर होंगे तो अटेम्प्ट होने चाहिए, बैंकिंग के क्वेश्चन होंगे तो अटेम्प्ट होने चाहिए, एजेंसी यूटिलिटी वगैरह, समझ रहे हो ना बात को। तो और जितना हो सके उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इंश्योरेंस के क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, मार्क ज्यादा मिलते। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स में हमने स्टार्ट किया था, एक था राइट टू सेफ्टी, मतलब सेफ प्रोडक्ट्स मिलना हर कंज्यूमर का राइट है। राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह, प्राइस, MRP वगैरह। राइट टू चूज, दैट इज राइट ऑफ सिलेक्शन। FMCG का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब सोप्स, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा, टूथपेस्ट, ये सब चीजें। राइट टू बी हर्ड, मतलब अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, या if some defect is there in the goods bought by consumer and he has some query or some complaint, then it is the duty of the other person, that is seller वगैरह वगैरह जो भी होगा, to hear the consumer's complaint. तो right to be heard is a right of consumer. और अगर if the seller is not going to listen or seller is not responding, then district commission, state commission जो भी है उसके यहाँ पे भी वो जा सकता है, बट वो आगे होना चाहिए। कंज्यूमर एजुकेशन भी एक था, राइट, कंज्यूमर अवेयरनेस वगैरह एनजीओ के थ्रू, जागो ग्राहक जागो कैंपेन था। राइट टू रिप्रेजेंट में वो ज्यादा आता है अच्छे से। राइट टू रिप्रेजेंट में अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर ग्रुप टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट बिफोर कंज्यूमर फोरम। व्हाट इज कंज्यूमर फोरम? वही डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। द एक्ट अलाउज, मैंने एक बार बोला था, मैं अभी वापस बोल रहा हूँ, जब लॉ वाला एक्ट आता है तो एक कैपिटल लिखने का, वहां पे स्मॉल हो, बोर्ड की लेवल ही नहीं है, वो समझ ही नहीं सकते कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कभी नहीं। अगर लॉ वाला एक्ट होगा तो बुक में क्या दिया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तुम्हारा कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। सो द एक्ट अलाउज द कंज्यूमर टू गेट रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ प्रोफेशनल एडवोकेट। कोई जरूरत नहीं है प्रोफेशनल एडवोकेट की, मैंने भी बोला था पहले भी तुमको, कमीशन के पास रिप्रेजेंट करना है, अगर तुमको कोई चीज डिस्प्यूट वगैरह है तो तुम खुद ही कर सकते हो। दिस प्रोविजन इज इन रिकॉग्निशन ऑफ कंज्यूमर्स राइट टू रिप्रेजेंट, तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ रिप्रेजेंट करके नहीं चलेगा, रिड्रेसल भी चाहिए ना। व्हाट इज रिड्रेसल? टू सॉल्व
भाई तुमने सुनाया, सामने वाले ने सुन लिया, चलेगा? सॉल्व भी तो करना चाहिए ना। तो सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो रिड्रेसल है, वही उसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन वगैरह आएगा। along with the right to represent, the right of redressal is also given. Only filing of complaint is not enough to give justice, right? So the right implies, this right implies fair settlement of claims. This right enables the consumer to demand repair or replacement or compensation for defective products. I want you to focus on this point. 7 point perfect होना चाहिए अच्छे से। उसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, फिर भी सारा का सारा पूरा का पूरा होना चाहिए। लेकिन एक और भी कुछ चीजें होनी चाहिए वहां पे, जो वहां पे मेंशन नहीं है। और वो बात ये है कि डिफेक्ट इन गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन सर्विस, यही लिखोगे तो। पुअर सर्विस नहीं, नहीं, डेफिशिएंट सर्विसेज, याद रख लो वर्ड। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बराबर है डिफेक्टिव गुड्स लिखना एंड डेफिशिएंट सर्विसेज लिखना। मतलब अगर सर्विसेज में बराबर सर्विस नहीं दी तो वो डेफिशिएंसी होती है, और गुड्स खराब है तो वो डिफेक्ट होता है, उसमें डिफेक्टिव होते हैं। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सी कैपिटल पी कैपिटल, अगेन सी कैपिटल एंड पी कैपिटल, एक्ट का हर एक वर्ड जो होता है उसका फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर। ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। 3-tier क्वासी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी, बोला था मैंने डिस्ट्रिक्ट कमीशन वगैरह एक्सप्लेन करते टाइम, is established for settlement of claims such as district commission at district level, state at state level, national at national level, to protect from business malpractices, मतलब wrong practices। ये perfect point है, ये अच्छे से कर लो। रिप्रेजेंट हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, प्रोफेशनल एडवोकेट की जरूरत नहीं वगैरह, बट 7 पॉइंट अच्छे से करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अच्छा, एक और बात, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आता है एंड इफ दे आस्क यू राइट एनी 5 राइट्स, इसमें ये होना चाहिए, तो उन्होंने एनी 5 बोला, हम एनी 5 सिंपल, अरे उससे पूरा मार्क्स नहीं मिलता। जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ क्वांटिटी में मार्क्स नहीं मिलते, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। सो क्वालिटी अगर तुम चाहते हो, मार्क्स ज्यादा चाहते हो, तो अगर एनी 5 वाला आ गया क्वेश्चन, मतलब गिव एक्सप्लेन एनी 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, तो 5 ही एक्सप्लेन करो, लेकिन 5 में रिड्रेसल होना चाहिए, रिड्रेसल होना चाहिए। रिप्रेजेंट करोगे तो और अच्छा है उसके साथ, क्योंकि रिप्रेजेंट और रिड्रेसल दोनों रिलेटेड है। तो मेरा ये कहना है कि रिप्रेजेंट और रिड्रेसल आने चाहिए। अब बाकी तुम डिसाइड करो भाई कौन से 3 लिखने हैं। अगर उन्होंने 5 पूछे तो करने कितने हैं? करने सारे राइट से 10 के 10। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, हर एक कंज्यूमर का राइट है टू लिव इन हेल्दी एनवायरनमेंट, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। यू कैन राइट दिस इन एडिशन टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला राइट, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट है। एक्स्ट्रा लिखोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, उल्टा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। दिस इज अ फंडामेंटल राइट, पता होना चाहिए इसके ऊपर। मैंने बहुत बार बोला था कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और हर एक सिटीजन का कब जरूरत पड़े पता नहीं, या कब तुम किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो ये चीज याद रखो कि दिस इज योर फंडामेंटल राइट टू लिव इन अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। All consumers have a right to healthy and clean environment. According to this right, consumers can demand actions against pollution causing business organization. Causing business organization? Caused by business organization. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉज करते, तो फिर अकॉर्डिंगली देख लेना, वो सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। ऑल कंज्यूमर्स हैव द राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट इन प्रेजेंट एज वेल एज इन फ्यूचर, ऑब्वियसली। ओके, बस यही है। और एक लाइन तुमको यहाँ पे ऐड करनी है, इट इज एडवाइजेबल कि वो लाइन ऐड कर दो। वो लाइन ये है कि PIL कैन बी फाइल्ड फॉर दिस। PIL, व्हाट इज PIL? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जाने दो ना सर, नहीं ये वैसे भी दूसरे क्वेश्चन में आने वाला है, तो यहाँ पे भी लिखोगे और वहां पे भी लिखोगे, चलेगा। पहले जब ये क्वेश्चन हुआ करता था अर्लियर सिलेबस में, तो इस पॉइंट में वो सेंटेंस था, अभी नहीं है, लेकिन तुम लिखो। अब PIL कैन बी फाइल्ड, PIL तो वैसे भी करना ही है। व्हाट इज PIL? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
सो 8 पॉइंट में तुम PIL लिख दो. 9th, right to protect from unfair business practices. As per this right, all consumers are protected against unfair trade practices such as black marketing, वही रे होर्डिंग वगैरह, एक जगह पे स्टॉक करके रखना, अनियंस का स्टॉक करके रख दिया, ये एक्सक्यूज दे देंगे कि भाई कल्टीवेशन बराबर हुआ नहीं, पानी नहीं था ये टाइम, या बारिश नहीं हुई, व्हाटएवर, और फिर उसका प्राइस बढ़ा देंगे, नहीं चलेगा. व्हाट इज प्रॉफिटियरिंग? सो प्रॉफिट तो बिजनेस का मेन एम है, एक्सेसिव प्रॉफिट कमाना. आजकल जो एमएनसीज करती है वो, आजकल नहीं पहले से करती, एक्सेसिव प्रॉफिट, बिना सोचे कि रिसोर्सेस कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं, नहीं बस प्रॉफिट कमाते जाओ, कल का कुछ नहीं सोचना है, आज ही सब कुछ जितना मिल रहा है उतना ले. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज प्रॉफिटियरिंग, एक्सेस प्रॉफिट. फॉल्टी वेट्स, वेट्स मेजर्स जो होते हैं उनको फॉल्टी बनाना, उनको अंदर से थोड़ा खोखला बना दो. ये तुमने नायक मूवी में देखा होगा, रॉन्ग मेजरमेंट, रॉन्ग मेजरमेंट्स करना, वो भी गलत है. नायक जिसने देखा होगा, अरे सबने देखा होगा, लगता ही रहे कंटिन्यूसली, वो मैग्नेट लगा देते. अगर मैग्नेट लगा दोगे वो भारी हो जाएगा, वो चीज जिधर तुमको डालना है, और फिर वो अपने आप को तराजू में, विच इज रॉन्ग. एक्सॉर्बिटेंट, तुमको सब नहीं लिखना है मैग्नेट वगैरह का पार्ट, तुमको सिर्फ इतना लिखना है कि फॉल्टी मेजरमेंट्स और फॉल्टी वेट्स. एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस, व्हाट इज एक्सॉर्बिटेंट? वेरी हाई प्राइसेस, चार्जिंग वेरी हाई प्राइसेस, अनरीजनेबल प्राइसेस. एडल्ट्रेशन, मिलावट, वो तो होती है, स्पेशली ईटेबल्स में, तो वो भी गलत है. ये सारे प्रैक्टिसेस अवॉइड करो, और इन सारे प्रैक्टिसेस से मुक्ति हर कंज्यूमर का राइट है. लास्ट राइट, राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स. This right is against the marketing of goods which are hazardous to health, spurious, and pose danger to life itself. Just a second. Sorry. अरे भाई वो डिवाइस था ना, तो उसका चार्जिंग लो हो गया था. Okay. What is spurious goods? Now this is interesting to know. इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, बिकॉज ये भी बहुत काम की चीज है. Before 2002, 1986 का एक्ट था ना पहले, तो बिफोर 2002 सिगरेट्स और लिकर के ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट कॉमन थे. नहीं, वो मुकेश वाला ऐड नहीं, सिगरेट से कैंसर होता है वो वाला ऐड नहीं, मैं ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, सिगरेट्स के ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ. सिगरेट के ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट्स कॉमन थे एक जमाने में, बिफोर 2002, बहुत पहले की बात नहीं है. इनफैक्ट ये भी तुमको जानना चाहिए, जो लोग क्रिकेट के फैन होंगे, और बॉयज तो होंगे ही ऑलमोस्ट, अजहरुद्दीन वगैरह नाम सुने होंगे, उसके ऊपर मूवी भी आया था. तो अजहर वगैरह के टाइम पे, अजहर की बात नहीं करेंगे हम लोग, जब टेस्ट मैचेस होते थे या वनडेज भी, विल्स स्पॉन्सर था इंडियन क्रिकेट टीम का. विल्स इज अ सिगरेट ब्रांड, आज भी है विल्स. लेकिन 2002 में लिकर और सिगरेट्स के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बैन आ गया, और उसके बाद से डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है. अभी ये सबने नोटिस किया है कि ट्यूबर्ग्स और कार्ल्सबर्ग वगैरह वगैरह, ये ग्लासेस और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और क्या 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 पता नहीं कैसे कैसे प्रोडक्ट्स के नीचे अपना ब्रांडिंग कर लेते हैं. ये सबको पता है कि ये एक्चुअली एनर्जी ड्रिंक या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या म्यूजिक सीडीज वगैरह ये सब तो नहीं बनाते, ये सब लिकर के ब्रांड्स है. दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. या सोडा, 2002 में ये बैन करने के बाद सिगरेट कंपनीज ने नहीं, क्योंकि सिगरेट कंपनीज क्या करेंगे, कैसे दूसरा प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन लिकर कंपनीज ने ये डिसाइड किया, लीगर लॉबी ने, कि हम डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज लिकर पे एडवर्टाइजमेंट बैन किया है, सो हम सोडा के नाम से ब्रांडिंग कर लेंगे. तो ब्रांडिंग तो हो ही रहा है. बैक पाइप पर पहली एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसके बाद सोडा. अभी समझने वाला समझ गया, ब्रांडिंग तो हो गया ना बैक पाइपर का, और पकड़ भी नहीं सकते हमको, क्योंकि हमको अगर पकड़ेंगे हम बोलेंगे हम तो सोडा का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम थोड़ी लिकर का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं. बट दैट इज रॉन्ग, राइट? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इंपीरियल ब्लू, कार्ल्सबर्ग, ट्यूबर्ग्स वगैरह ओपन और प्राइम टाइम में भी दिखाते हैं.
ये भी गलत है, बैन होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। और इनफैक्ट अगर तुमने अभी नोटिस किया है तो ये ज्यादा प्रमोट हो रहा है लिकर, क्योंकि वेब सीरीज में या मूवीज में वो लोग नीचे स्लोगन लिख, वो अलग बात है, वो छोड़ो, लेकिन वेब सीरीज में लिकर ज्यादा प्रमोट हो रही है। विलन्स के हाथों में लिकर का मतलब वो विस्की वगैरह का पेग हाथ में दिखे तो शायद उसका कुछ रॉन्ग मैसेज कन्वे नहीं होगा, लेकिन अगर मेन कैरेक्टर्स आर्मी ऑफिसर्स या बेबी मूवी में अगर तुमने देखा होगा अक्षय कुमार, हाईली पेट्रियोटिक पर्सन्स, अगर उनके हाथों में तुम अननेसेसरीली लिकर दिखाओगे तो एक ऐसा मैसेज कन्वे होता है कि दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, कंज्यूमिंग लिकर रेगुलरली इज अ गुड प्रैक्टिस। और इंसान को अच्छा सीखे नहीं सीखे, मतलब पेट्रोटिज्म सीखे नहीं सीखे, ये जरूर सीख लेता है कि नथिंग रॉन्ग इन दैट। कुछ लोग ऐसा भी प्रमोशन करते हैं कि लिकर इज गुड फॉर हेल्थ, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, लिकर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये एक लिकर या अल्कोहल के लॉबी जो होती है उनका ग्रुप, उन्होंने ये प्रमोशन किया है बताने के लिए ताकि उनका सेल बढ़े। अंडरस्टैंड दिस थिंग, लिकर बिल्कुल अच्छा वगैरह नहीं है तो बुरा ही है। या तो ऐसा हो सकता है, कोई बोल सकता है कि सर कभी कभी वगैरह ट्राई करने में क्या है कि हम थोड़ा ज्यादा बात कर रहे हैं, बट ये जानना जरूरी है इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता शरीर पे। तो ये जो बोल रहे हैं ना, ये कोई कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं वो लोग कि ये 90 साल जिया और वो बीच बीच में ड्रिंक्स करता था, नहीं, वो ड्रिंक्स करने की वजह से 90 इयर्स नहीं जिया, वो वैसे भी जी लेता था, ड्रिंक्स से उसको कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा एट द मोस्ट ये हो सकता है। कुछ लोगों का जेनेटिक स्ट्रांग होता है, बट एनीवेज लिकर का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट बॉडी पे नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी लॉबी है जो प्रमोशन कर रही है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। तो 2002 में एक अच्छी चीज हुई थी, कांग्रेस थी तभी, उसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज कांग्रेस या बीजेपी ये सब काम नहीं करती। ये सब कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो जिनके विल से और पॉलिटिक्स उनको पॉलिटिशियन पार्टीज उनको सपोर्ट कर लेती, उनसे ये राइट बना कि ये सब नहीं होना चाहिए, फिर भी उन्होंने एक वे आउट ढूंढा। फिर भी ठीक है, चलो कुछ बातें तो अच्छी हुई, सिगरेट के एडवर्टीजमेंट्स बैन कर दिए और सिगरेट के ऊपर तो काफी उसके बाद सेल कम हो गया, मतलब 2002 के बाद काफी कंजम्पशन कम हो गया था सिगरेट्स का, लिकर का भी कम हो गया था, इसीलिए उन्होंने ये ट्रिक ढूंढा कि हम सोडा के नाम से एडवर्टीजमेंट करें। दैट इज बैड आल्सो। द थिंग इज अपार्ट फ्रॉम दिस के लिकर जिनको खरीदना है खरीदे, जिनको कंज्यूम करना है करे। जो विस्की वगैरह जो मैन्युफैक्चर होती है वो व्हीट या बार्ली वगैरह से होती है। व्हीट डेलिबरेटली सड़ाया जाता है, बारिश के पानी में रखा जाता है डेलिबरेटली। गरीब को डोनेट कर सकते हैं, नहीं करेंगे, वो ऐसे ही सड़ा देंगे बारिश में, और वो सड़ने के बाद तो वैसे भी वो कंज्यूम करने के लिए नहीं रहेगा, और फिर वो लिकर कंपनीज को बेचेंगे क्योंकि उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। अगर लिकर का कंजम्पशन कम हो जाएगा ओवरऑल, तो डिमांड कम है तो सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो गया तो अपने आप वो जो विट एक्स्ट्रा सरप्लस में होता है वो एटलीस्ट डोनेट कर देंगे, डोनेट नहीं करेंगे तो एटलीस्ट उसका प्राइस मेंटेन रहेगा, बिकॉज वीट एसेंशियल में आता है, लिकर एसेंशियल में नहीं आती, लेकिन वीट से लिकर बनती है और जानबूझ के वो वीट सड़ाया जाता है पानी में, और ये रेगुलर प्रैक्टिस है। महाराष्ट्र में ऐसा होता है, गुजरात में लिकर बैन है, वो अलग बात है, अनऑफिशियली होता है, उनकी बात नहीं करेंगे, पर महाराष्ट्र में ऐसा होता है। आजकल थोड़ा कम हो गया ऐसा हम सुन रहे हैं, लेकिन होता था, और ये भी कांग्रेस के गवर्नमेंट में ज्यादा होता था। एनीवेज, और इसमें पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट था। शुगर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें, शुगर तो पॉलिटिशियंस के हाथ में। एनीवेज, इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन बात अच्छे से ये बात तुमको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि स्प्यूरियस गुड्स में, तो यू कैन गिव द एग्जांपल 10th पॉइंट में, लिकर, सिगरेट्स, these are spurious goods which are harmful, totally harmful, जिससे कुछ बेनिफिट तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइड इफेक्ट्स ही है। मतलब
मतलब कॉन्सिक्वेंसेज ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मेडिसिन से कुछ बेनिफिट भी होता है, मेडिसिन ना लो तो और अच्छा है। लिकर वगैरह ऐसी चीजें जिससे कुछ भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा, बस साइड इफेक्ट्स ही होने वाले हैं, लेकिन वो प्रमोशन ऐसे तरीके से करते हैं कि, और तुमको पता होगा ये जो ओटीटी वगैरह मॉडल है या मीडियम है, इसके ऊपर तो सेंसरशिप भी नहीं है। तो बाकी जो मूवीज होती है जो थिएटर में रिलीज होते हैं, वहां पे एटलीस्ट नीचे कैप्शन आ जाता है कि सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ। वेब सीरीज में तो वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो सेंसरशिप में आता ही नहीं है। ये क्यों नहीं आता भाई, हमको नहीं पता, आना चाहिए तो लेके आओ इमीडिएटली। और भाई ये ऐसे सब चीजें नहीं दिखानी चाहिए, और अगर देखते हो तो इनसे कुछ गलत मीनिंग प्लीज डिराइव मत करना। ये मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे अच्छे वेब सीरीज में, मूवीज में भी, कुछ लीड कैरेक्टर्स के हाथ में पता नहीं क्यों अल्कोहल दिखाते जिसकी कोई जरूरत ही नहीं रहती। मेन कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर, don't derive any wrong meaning, any convenient meaning from this. Liquor is 100% bad. हाँ, अगर फिर भी कुछ लोग खरीदना चाहे तो कर सकते भाई, हम तो ऐसे ही करते हैं ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो, क्योंकि टैक्स वगैरह कमा लेती है गवर्नमेंट, वो अलग बात है भाई। ऐसे देशभक्तों के लिए तो भाई सलाम है, अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस। लिकर का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता, इसीलिए 2002 में ये रूल बना था। सो दीज आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, टोटल 10 राइट्स आर देयर, 10 के 10 करने। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है एक बार, या 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, बट मेरे हिसाब से 10 मार्क्स में आने के लिए चांसेस ज्यादा है, क्योंकि पहले 9 राइट्स थे, उन्होंने जबरदस्ती 9 को 10 में कन्वर्ट किया है, तो वो इसीलिए किया होगा ताकि वो 10 मार्क्स के लिए पूछ सके, पहले कभी 10 मार्क्स के लिए नहीं पूछते थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 मार्क के लिए भी आ सकता है, तो 10 के 10 राइट्स कर लो, ठीक है। तो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, हमको वो इसके लिए प्रिपेयर करना है, अच्छे से कर लो, लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आएगा चांसेस है। डन, आगे बढ़ते हैं। और किसमें कुछ था नहीं तो रिकैप करने की कोई जरूरत नहीं है, खाली 7 पॉइंट वापस एक बार मैं रिकैप करवा लेता हूँ। राइट टू रिड्रेसल, रिड्रेसल मीन्स टू सॉल्व द कंप्लेंट्स, और टू सॉल्व द कंप्लेंट्स you will have 3 commissions: district commission, state commission, national commission, जिनको quasi judicial machinery कहा जाता है, या quasi judicial consumer dispute redressal machinery कहा जाता है। what it means, quasi means alike, judicial means like court, and consumer dispute redressal machinery. Redressal means to solve dispute. National commission, state commission, and district commission. PIL मैंने बोला था, उसके ऊपर अभी बात करेंगे। राइट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, ये वैसे भी मैं स्टूडेंट्स को बोलता था कि भाई ये क्वेश्चन कभी पूछते ही नहीं है, और अभी तो बोर्ड में उन्होंने ऑफिशियली कट करवा दिया है। राइट्स है, साइमल्टेनियसली ड्यूटीज भी होने चाहिए। मैं थोड़ा सा पार्ट कवर कर लेता हूँ कि भाई राइट्स बराबर अच्छे से तुमको पता होने चाहिए, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऊपर जो राइट टू चूज था, वो ड्यूटी टू चूज भी है। देखो, ऊपर जो राइट टू चूज था, मतलब सेलर कैन नॉट कंपेल यू, you will have a right to select the commodity as per your budget or as per your likings. At the same time, it is your duty. There is an act called Sale of Goods Act, you should know this thing, in which there is a concept called caveat emptor. Caveat emptor, what it means, let the buyer beware. Sir, इसको वापस अच्छे से समझाओ। Let the buyer beware means it is the duty of the buyer to select the commodity as per his choice. Seller won't be liable for the bad selection of goods. ना पेपर में लिखने की कोई जरूरत नहीं, as वैसे भी ये क्वेश्चन आने वाला है नहीं। मैं सिर्फ नॉलेज कंटेंट जो है उसमें से वही बात कर रहा हूँ। केयरलेस पर्संस को लॉ कभी सपोर्ट नहीं करता। तो अगर तुमको ऑप्शन था, तुमको सेलर ने कंपेल नहीं किया था, फिर भी तुमने गलत गुड सिलेक्ट किए, सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, राइट। और गलत मतलब तुम्हारे हिसाब से, देखो गुड्स ही फॉल्टी थे तो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से गुड सुटेबल नहीं थे, ये देखना कम तुम्हारा। I'll give you one example. If you purchase a phone, if you bought a phone suppose, और then you realize कि भाई उसका कैमरा तुम्हारे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, इट इज गुड कैमरा बट तुम्हारे जो यूज होता है उसके लिए बराबर नहीं है,
नाउ whose fault is this? It's your fault. कैमरा में डिफेक्ट नहीं है, लेकिन कैमरा तुम्हारे प्रोफेशनल यूज के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, तो यू कैन नॉट हेल्ड सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स. इट इज योर ड्यूटी टू चेक. हाँ, अगर कैमरा चल ही नहीं रहा है या बराबर चल नहीं रहा है तो भाई हम बोल सकते हैं कि फोन में डिफेक्ट है, बुद्धि में जा रहा है. सो ये कॉन्सेप्ट याद रख लो. और वैसे भी ये सिलेबस में कभी ना कभी आएगा, 100% आएगा. सीए करोगे, सीएस करोगे तो आएगा, एसवाई बीकॉम में आएगा, बीकॉम रिलेटेड जो भी कोर्सेज है कॉमर्स रिलेटेड उसमें ये कंसेप्ट आता है. केवीएट इंटर वेरी इंपॉर्टेंट. लेट द बायर बिहेव. ओके, तो बस बता दिया ना रे, बाकी तो कुछ नहीं है. मतलब ये उधर था भी नहीं केवीएट इंटर, बस मैंने बोल दिया. और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स पक्का नहीं आएगा, ऑफिशियली छोड़ दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. हमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये करना है क्योंकि अगर ये पेपर में आता है तो भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट करना, एक अलग लेवल पे चला जाएगा. अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो बंदा टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, पेपर चेकर अज्यूम करेगा कि उसको सिंपल तो आता ही होगा. जिसको टफ आता है उसको सिंपल आता ही होगा. अभी क्योंकि एनी 3 बोला है तो हम 3 अटेम्प्ट करेंगे और उसमें से हमने जितना हो सके उतना टफ अटेम्प्ट किया है. वेरी गुड. टफ क्वेश्चंस में असेसमेंट हमेशा सिंपल होता है. वेज एंड मीन्स. व्हाट इज वेज एंड मीन्स? सोर्सेस जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिले. कंज्यूमर विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस. देखो, वी हैव एन्यूमरेटेड सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड माल प्रैक्टिसेस. अभी व्हाट आर द वेरियस वेज एंड मीन्स जिसके थ्रू कंज्यूमर विल गेट जस्टिस? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन तो है ही, वो तुमको मिलेगा. वेट पहले वो कर लेते भाई. थिंक सॉरी एक सेकेंड. हाँ यस, थर्ड पॉइंट. वो थर्ड पॉइंट में मिल ही जाएगा. अभी पागल की तरह सेपरेट वो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं. वो पॉइंट हमको पहले से ही पता है. डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, तो यू कैन राइट रिड्रेसल फोरम्स में तुम्हारे हिसाब से. वो खाली एक्ट का ईयर याद रखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. अगर कमीशन वाला क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आता है तो भी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में इस एक्ट का नाम लिखना जरूरी है. एक्ट लिखना जरूरी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और उसके अकॉर्डिंगली ये 3 कमीशंस फॉर्म हुए हैं. ओके, थर्ड पॉइंट में सेकंड पैराग्राफ देख लो. एज पर दिस एक्ट काउंसिल्स भी एस्टेब्लिश हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह वगैरह फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, कैंपेन्स वगैरह के लिए. तो बस वो पैराग्राफ कर लेना. फर्स्ट पैराग्राफ जो तुमको पता है ना बेसिक मीनिंग, वही लिख दो एज इट इज. यहाँ का छापने की जरूरत नहीं है, हमको पहले से ही पता है कि कमीशंस क्या है. सेकंड पैराग्राफ खाली देख लेना, काउंसिल्स भी अपॉइंट किए. सो ये थर्ड पॉइंट हो गया. ये मैंने पहले करवाया बिकॉज ये ज्यादा रिलेवेंट था बाकी पिछले पार्ट से. सेकंड पॉइंट, पीआईएल अभी बोला था 10 मिनट पहले, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका दोनों लिखना है. हिंदी में लिख, हिंदी वाला पार्ट भी लिखना है बिकॉज इट इज देयर. व्हाट इज जनहित याचिका? जनहित में जारी. मतलब सर, मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी बहुत कंज्यूमर्स का नुकसान कर रही है तो मैं अकेले के लिए नहीं फाइट करूंगा, मैं सबके लिए फाइट करूंगा. तो मैं जो लिटिगेशन यानी कि कोर्ट केस जो फाइल कर रहा हूं उसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, जनरल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और मैं जनहित में ये फाइल कर रहा हूं, इसलिए वो जनहित याचिका कहा जाता है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. PIL मींस लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ regarding a matter of general public interest. It is a legal facility under which any person can approach to the court of law in the interest of the society. और ये सेम पॉइंट तुम हेल्दी एनवायरनमेंट में भी लिखोगे. ये पूरा नहीं, खाली एक लाइन लिख दो, PIL फाइल हो सकता है. पूरा लिखने की जरूरत नहीं, लेंदी हो जाएगा ज्यादा आंसर. It aims to provide legal remedy to unrepresented group of society. जिनको कोई खुद नहीं जा सकते उनके लिए मैं जा रहा हूँ. गरीब लोग हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, भाई हम करेंगे उसके लिए. कुछ होते हैं ऐसे लोग. द पार्टी विच इज नॉट रिलेटेड टू ग्रीवेंस, मतलब भाई मेरा उससे कोई डायरेक्ट लेना देना ही नहीं है.
can also file PIL. It is filed in the High Court as well as Supreme Court directly in some cases. देखो इतनी सिंपल चीज है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई ऐसी अथॉरिटी है जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है और उसको चैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, स्टेट लेवल पे तो हाई कोर्ट में जाएंगे, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL कैन बी फाइल्ड. ठीक है, ऐसी कोई बॉडी जिसके अगेंस्ट तुमको जाना है कोर्ट में और वो नेशनल लेवल पे तो सुप्रीम कोर्ट होगा, अदरवाइज हाई कोर्ट. यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडीज होती है, अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ इनजस्टिस किया है, तुमको ऐसा लगता है, गवर्नमेंट बॉडीज भी होते हैं करते हैं, तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट. और अगर तुमको स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से कुछ हुआ है तो हाई कोर्ट में याचिका फाइल कर दो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. सो रिड्रेसल फोरम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये याद रख लो भाई. पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, बट अगर पूछ लेंगे तो भाई ये क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, क्वालिटी है. अच्छा, एक और चीज है, जो फर्स्ट पॉइंट है लोक अदालत, उसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन पहले पूछते थे ट्रू और फॉल्स वगैरह में. तो लोक अदालत अच्छे से करना है, पूरा पूरा जितना दिया है. व्हाट इज लोक अदालत? एक तो भाई समझ लो ये कोर्ट नहीं है, क्योंकि कोर्ट को कभी अदालत नहीं कहा जाता, एट द मोस्ट उसको न्यायालय कहा जाता है. अदालत ये फिल्मी वर्ड है. ऑफिशियली बोलने के लिए अदालत बोलते हैं, लेकिन कभी हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय कहा जाता है, उच्च अदालत नहीं कहा जाता हिंदी में भी. और ये इंग्लिश टर्म है, एक्चुअली इंग्लिश में भी यही है, इसका कोई अल्टरनेटिव टर्म नहीं है इंग्लिश में. तो बात समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं. लोक अदालत इज नॉट अ कोर्ट, इट इज नॉट एट ऑल अ कोर्ट. तो सर डिस्ट्रिक्ट कमीशन वगैरह भी तो कोर्ट नहीं थे, कोर्ट जैसे थे, ये कोर्ट जैसा भी नहीं है. तो सर वो पीपल्स कोर्ट क्यों लिखा है? अब वो तो रजत शर्मा का जनता की अदालत भी होता है, उसको कोर्ट बोलेंगे? लिखा है जनता की अदालत, उसको कोर्ट बोलेंगे? वही पीपल्स कोर्ट. वैसा नहीं हुआ, वो तो प्रोग्राम है, लेकिन जैसे उसको भी कोर्ट का स्टेटस नहीं है वैसे इसको भी नहीं है. तो सर मतलब ये है क्या? मैं बताता हूं. कभी कभार ये बात होती है कि कोर्ट में हमने सूट फाइल कर लिया, सपोज मैं प्रोड्यूसर हूं, तुमने मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की, सूट फाइल किया इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और हमको दोनों को लगा सपोज कि भाई जो होगा वो होगा, कोर्ट में अगर जाएंगे तो तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, प्लस कोर्ट में वैसे भी इतने सारे मैटर्स पेंडिंग है, तो क्यों ना हमारा जो भी डिस्प्यूट है वो सेटल किया जाए आउट ऑफ कोर्ट. तो वी कैन गो टू लोक अदालत, जहां पे कॉम्प्रोमाइज से डिस्प्यूट सेटल होता है. डिस्प्यूट सेटल होता है, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं सुनाई जाती, यहाँ पे दो पार्टीज के बीच में सुलह होती है, सेटलमेंट होती है, कॉम्प्रोमाइज होता है, मांडवली होती है. पेपर में मांडवली नहीं लिख सकते, पेपर में लिखना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज. सो डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय कॉम्प्रोमाइज. देखो यहाँ पे कोई जज नहीं होगा, यहाँ पे एक ऐसा बंदा होगा जो हेल्प करेगा मांडवली में, कॉम्प्रोमाइज करने में, और फिर दोनों में सेटलमेंट हो जाएगा. कोर्ट में ऐसा होता है या डिस्ट्रिक्ट कमीशन वगैरह में ऐसा होता है कि एक बंदा डिसीजन सुनाता है और वो मानना पड़ता है. यहाँ पे कोई मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम सामने से बोलोगे कि चलो ठीक है कर लेते हैं. जैसे होता है ना, दो दोस्तों में झगड़ा हो गया और तुम भी उनके दोस्त हो, तो तुम दोनों में सुलह करने की कोशिश करते हो, तुम डिसीजन नहीं सुना सकते, नहीं तो वो तुमको मारेंगे दोनों, उनका झगड़ा छोड़ के तुम्हारे साथ कर लेंगे. तुम क्या करोगे? तुम सिर्फ हेल्प करोगे दोनों को सेटल करने के डिस्प्यूट. तो वही है लोक अदालत, वही काम करती है लोक अदालत. इसको लेकर लीगल रिकॉग्निशन है, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स लेवल का हो गया, लेकिन कब है पता है? अगर एक लोक अदालत में जो बंदा बैठा है, हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, उन्होंने हेल्प की हम दोनों को डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, और हम दोनों में सेटलमेंट एग्रीमेंट हो गया, तो उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को लीगल वैल्यू है, लेकिन वो राइटिंग में होता है सेटलमेंट एग्रीमेंट, ऐसे ही नहीं चलेगा. तो एक सेटलमेंट हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया दोनों में, चलो ठीक है, तो अभी सेटल कर लो डिस्प्यूट, और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट इसके साइन कर दो, बाद में ये मानना पड़ेगा, फिर उसको लीगल वैल्यू मिल जाती है. लोक अदालत इज द इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सिस्टम. एक तो क्विक रिड्रेसल होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन वगैरह से भी फास्ट होता है. और पब्लिक ग्रीवेंसेस, इट कैन बी रेफर्ड टू पीपल्स कोर्ट.
ऐसा कहा जाता है, ये ऑफिशियल टर्म नहीं है। इट इज एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट टू सेटल डिस्प्यूट्स बाय कॉम्प्रोमाइज। सेटल डिस्प्यूट, सेटल होते हैं, सॉल्व नहीं होते। सेटल इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब मांडवली होती है इन शॉर्ट। द एग्रीव्ड पार्टी कैन डायरेक्टली अप्रोच द अदालत विद ग्रीवेंस। एग्रीव्ड मतलब सर सफरिंग पार्टी डायरेक्टली भी जा सकती है या एक कोर्ट से मैटर यहाँ पे भी आ सकता है। सो डायरेक्टली बोला है, ठीक है। अग्रीव्ड पार्टी, सफरिंग पार्टी कैन डायरेक्टली अप्रोच द अदालत विद ग्रीवियंस मतलब कंप्लेंट एंड इशू ऑन द स्पॉट एंड डिसीजंस आर टेकन इमीडिएटली। लेकिन डिसीजन कोई एक अथॉरिटी नहीं देता, इन्होंने बराबर दिया नहीं है। वो हेल्प करेगा टू सॉल्व द डिस्प्यूट, वो जज नहीं कर सकता। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बाय लोक अदालत गेट स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मतलब इट हैज अ स्टैट्यूटरी वैल्यू, लीगल वैल्यू। एग्जाम्पल MSCDCL, MSRTC, इनके अपने बॉडीज है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज है। रेलवे अथॉरिटीज, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा, इन सबके अपनी अपनी अथॉरिटीज है, लोक अदालत है, सॉरी। ओके, MSCDCL मतलब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वगैरह ऐसा कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी वाला है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऐसा कुछ है। MSRTC भी महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है। फिर रेलवे अथॉरिटी है, फिर इंश्योरेंस का, तुमको फुल फॉर्म नहीं लिखना है, हाँ तुमको शॉर्ट फॉर्म लिख दोगे तो भी बहुत है। इन सबकी इन सबको, सबके अपने अपने लोक अदालत से, मतलब इन सबसे अगर तुमको प्रॉब्लम है तुम लोक अदालत में जाओ डायरेक्टली। क्यों कोर्ट में जा रहे हो अननेसेसरीली? देखो कोर्ट में जा सकते हैं लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहाँ पे जाओ अच्छा रहेगा, जहाँ पे रेगुलर लोक अदालत होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज डन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 पॉइंट्स हो गए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज अवेयरनेस प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, लेकिन पहले 3 पॉइंट अच्छे से लिखना। फोर्थ पॉइंट तो ठीक है, 5th पॉइंट, 6th पॉइंट, 7th अच्छा है, तो पहले 3 और 7 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स के लिए आएगा, ये 10 मार्क्स के लिए नहीं आ सकता ऑब्वियसली। टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स द गवर्नमेंट ऑफ, एक और बात सॉरी है, लोक अदालत में 2 और सेंटेंसेस ऐड कर लेना। नो कोर्ट फीस इज चार्ज्ड, कोई कोर्ट फीस नहीं लगती क्योंकि कोर्ट है ही नहीं। नो कोर्ट फीस। एंड वन मोर थिंग, लिखे या नहीं लिखे, ठीक है इतना बहुत है। नो कोर्ट फीस इज चार्ज, ठीक है। या एक और लिख सकते हो, इट इज अ मॉक कोर्ट, मॉक कोर्ट MOCK, झूठा कोर्ट, कोर्ट जैसा दिखता है, कोर्ट है ही नहीं, मॉक कोर्ट, थोड़ा वेटेज पड़ेगा। इट इज अ मॉक कोर्ट एंड नो कोर्ट फीस, नो कोर्ट फीस। ओके, तो ये 2 पॉइंट याद रख लो लोक अदालत में, क्योंकि मैं इसलिए ऐड करवा रहा हूं इसमें क्योंकि पहले ये लोक अदालत में जब होता था ना सिलेबस में, पहले वाले सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आता था, ट्रू और फॉल्स में। और अगर ये वापस आ गया तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो इनसफिशिएंट है 5 मार्क्स के लिए, तो ये 2 सेंटेंस ऐड करोगे तो उतना लेंदी बन जाएगा। फोर्थ पॉइंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इसको तो भाई छोटा कर दो, इसको इतना खींचने की जरूरत ही नहीं है। इसमें खाली 2 डेट्स याद रखनी है, 15 मार्च 24 दिसंबर, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, और खाली कंज्यूमर राइट्स डे भी चलेगा, नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर। टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स किए। चीजें, मेन चीजें याद रख लो, जर्नल्स, ब्रोशर्स, बुकलेट्स, वेरियस पोस्टर्स, इनसे कंज्यूमर अवेयरनेस होता है। तो वही दिखा है रेड्रेसल मशीनरीज के बारे में, या टीवी वगैरह के थ्रू, चैनल्स के थ्रू भी कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं। सो थ्रू ब्रोशर्स, बुकलेट्स, पब्लिशेस, जर्नल्स वगैरह वगैरह वगैरह, इससे प्रमोशन करती है गवर्नमेंट, वो इस पॉइंट में लिखना है। और वो 2 डेज लिखने हैं, 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे और इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर डे। नेशनल कंज्यूमर डे है, कंज्यूमर राइट्स डे नहीं है, नेशनल कंज्यूमर डे। बड़े अच्छे से वो याद रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो
फोर्थ पॉइंट भी हो गया. पॉइंट नंबर 5, देयर आर सर्टेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे प्रोड्यूसर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है वैसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, लेकिन ये बहुत कम है. Have been active in India to promote protect consumers interest. NGOs समझो, NGOs जैसी होती है. Consumer movement is well settled in India and helping individuals to seek quick and adequate redressal of their grievances. तो ये हेल्प करती है डिस्प्यूट जल्दी सेटल करने के लिए. क्योंकि एक कंज्यूमर की बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जाएगी तो सुनी जाएगी. दूसरी बात ये कि एक्सपर्ट होंगे इस चीजों में. इट इज नेसेसरी टू स्ट्रेंथन द कंज्यूमर मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री. ये अच्छा है अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस और अच्छी बढ़े तो भाई कंज्यूमर के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, क्योंकि लोग प्रोड्यूसर्स डरेंगे चीटिंग करने से पहले. ये 5th पॉइंट है. 6th पॉइंट, कंज्यूमर वेलफेयर फंड. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने ये एक वेलफेयर फंड बनाया जिसमें पैसा जमा होता है. ऑब्वियसली लोग डोनेशन करते हैं वगैरह वगैरह, या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डिपॉजिट करती है पैसे, और ये पैसा खर्चा होता है कंज्यूमर वेलफेयर के लिए, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए. डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज क्रिएटेड, माय मिस्टेक, फाइनेंस नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स नाम का एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जिसने ये फंड क्रिएट किया है. वेलफेयर फंड फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प, असिस्टेंस मतलब हेल्प, टू स्ट्रेंथन द वॉलंटरी कंज्यूमर मूवमेंट्स पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज. उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए. This fund is used for training and research in consumer education, complaint handling, counseling, जरूरत पड़े तो, and guidance mechanism, product testing labs and so on. ये सब भी काम करती है. इन सब के लिए भी पैसा चाहिए ना. तो ये सब पैसा कहाँ से आता है? कंज्यूमर वेलफेयर फंड. किसने बनाया सर? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. डोनेशन मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ डोनेशन देगा, डिपॉजिट करेगा अमाउंट, उससे ये पैसा इन पर्पस के लिए यूटिलाइज हो. ओके भाई, तो अभी लास्ट पॉइंट बचा है 7th पॉइंट, विच इज लेजिस्लेटिव मेजर्स. व्हाट इज लेजिस्लेटिव मेजर्स? लीगल मेजर्स, एक्ट वाले मेजर्स. लेजिस्लेशन मतलब लॉ, लेजिस्लेशन मीन्स लॉज. तो यहाँ पे पूरे एक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया है टू सपोर्ट और टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट. A number of laws have been enacted in India to safeguard the interest of consumers. और उनके कुछ लिस्ट दी है, अनएथिकल प्रैक्टिस वगैरह छोड़ो, उनकी कुछ लिस्ट दी है. और मैंने बोला था सेल ऑफ गुड्स एक्ट केविएट एम्प्टर के बारे में, तो वो है, वो इम्पोर्टेंट है. ईयर मत करो चलेगा, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट एटलीस्ट एक्ट का नाम याद रख लो. एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इंपॉर्टेंट है. स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स सर याद रहे नहीं रहे ठीक है चलेगा, लेकिन एटलीस्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये तो याद रख लो. 1 2 3 4 5 6 है, एटलीस्ट 4 तो याद रख लो. ईयर्स एक भी मत करो चलेगा. ईयर्स उनको सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का करना है इस चैप्टर में. सर करेंगे तो चलेगा, हाँ ईयर्स करेंगे तो चलेगा, लेकिन कंफ्यूज हो गए तो मत लिखना. और जितने ज्यादा ईयर्स करोगे उतना कंफ्यूजन ज्यादा होगा, राइट. सेल ऑफ गुड्स एक्ट वैसे भी तुमको सिलेबस में आने वाला है, कर सको तो अच्छा है. ईयर 1930 बड़ा एडवाइस यू, अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो इनके साल ही, इनके ईयर याद मत रखना, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज कंपलसरी. सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिलेबस में पक्का आने वाला है. बाकी कोई भी एक्ट तुमको सिलेबस में नहीं आएगा. सीएस करोगे तो तुमको पहले 3 एक्ट सिलेबस में आने वाले हैं. स्टैंडर्ड वेट्स आता है, एसेंशियल कमोडिटीज आता है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो आता ही है. बाकी 3 एक्ट तो तुमको सीएस में भी नहीं आने वाले, सीए में भी नहीं आने वाले. ओके, बस मेरे ये कहना मेरा काम था. अभी तुम थोड़ी सीएस हम नहीं करने वाले सर, ठीक है. ओके, तो ये बहुत सारे लॉज है, लेकिन उन्होंने बोला है कि दीज एक्ट्स आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट. इसलिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए एक अलग एक्ट बनाया है. देयर आर नंबर ऑफ लॉज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट, मतलब प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट. बट दीज एक्ट्स, वापस बोल रहा हूं, ए कैपिटल, could not provide, my mistake, complete and fair justice to consumers. Therefore an exclusive act सिर्फ कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए बनाया हुआ has been advocated, मतलब justified, advocated मतलब इधर justified, in the form of Consumer Protection Act 2019. कुछ जरूरत नहीं है वो as it is लिखने की. In addition to that,
एक एक्सक्लूसिव एक्ट बनाया गया कंज्यूमर्स पे, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सो भाई ये था वेज एंड मीन्स वाला आंसर। आगे कुछ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, एक सेकेंड, आगे कुछ एनजीओ वाला का क्वेश्चन होगा। यस, एनजीओ वाला एक क्वेश्चन है, वो कट नहीं किया है, तो भाई कट नहीं किया है तो वो कर लेते हैं। देन लेजिस्लेटिव मेजर्स वो हो गया। अब एक बार फिर से वेज एंड मीन्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर एनजीओ पे बात खत्म। वेज एंड मीन्स, पहला था लोक अदालत, पीपल्स कोर्ट, डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय कॉम्प्रोमाइज, इट इज अ मॉक कोर्ट, मतलब झूठा कोर्ट है, कोर्ट है ही नहीं एक्चुअल में, नो कोर्ट फीस इज चार्ज्ड। डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय कॉम्प्रोमाइज, एमएस वगैरह वो सब बाकी सब अथॉरिटीज है, एमएससीडीसीएल और एमएसआरडीसी वगैरह, इनके अपने लोक अदालत से जो रेगुलरली कंडक्ट करते हैं, वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। डिस्प्यूट लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज से सेटल होगा, तो कॉम्प्रोमाइज वर्ड मत भूलना, वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पॉइंट का। डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय कॉम्प्रोमाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सेकेंड, एंड स्पीडी डिस्पोजल है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन वगैरह वगैरह से भी ज्यादा फास्ट होता है। PIL स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। मैं मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, किसी बाकी जनरल कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के लिए कोर्ट में जा रहा हूं। अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ सोसाइटी, पुअर पीपल या जो भी है, उनके कॉमन इंटरेस्ट के लिए मैं कोर्ट में जा रहा हूं, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। स्टेट में हाई कोर्ट एंड नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, तो दोनों में जा, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगा। और इसका एक लाइन PIL कैन बी फाइल्ड, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट में लिखना, PIL कैन बी फाइल्ड, बस एक सेंटेंस लिख दो चलेगा, लेकिन लिखना PIL कैन बी फाइल्ड। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब कोर्ट केस। रिट्रेसल फोरम्स नहीं भाई, ये तो खाली ईयर और लास्ट पैराग्राफ याद रखना है, बाकी तुमको पता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कर लिए, जर्नल्स, ब्रोशर्स, बुकलेट्स के थ्रू अवेयरनेस या कैंपेन्स होते हैं। ऑडियो वीडियो मतलब मीडिया, टीवी वगैरह, तुम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम जरूरत नहीं है, थ्रू टीवी रेडियो लिख सकते हो, चलेगा। खाली 2 डेट्स याद रखने, 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, और उन्होंने इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे बोला, एक ही बात है। 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे, उसमें राइट्स नहीं है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्म हुई है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन हो तो इफेक्टिवली हो जाता है, और दिस इज नीडेड टू स्ट्रेंथन द कंज्यूमर मूवमेंट। Then Consumer Welfare Fund, Department of Consumer Affairs has created this welfare fund for providing financial help consumer movements वगैरह, और रिसर्च लैब्स, टेस्टिंग लैब्स वगैरह उसके ऊपर भी होता है। लेजिस्लेटिव मेजर्स, उसमें बहुत सारे एक्ट्स दिए, मैं वापस बोल रहा हूँ, ईयर्स याद मत रखो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, स्टैंडर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। पॉसिबल सारे कर लो ना, आंसर एक अलग लेवल पे जाएगा, बिलीव मी। और इन एडिशन टू दिस एक्ट, एक्सक्लूसिव एक्ट भी बना है कंज्यूमर्स के लिए, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। और उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। प्रेसिडेंट का एसेंट मिला 9 अगस्त 2019 को, इट शैल कम इनटू फोर्स, लेकिन फिर भी जुलाई के बाद वो अप्लाई हुआ है। 9 अगस्त 2019, अरे मेरा बर्थडे, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। मुझे याद रखने के लिए इजी है, तुमको पता नहीं तुम कैसे याद रखोगे। प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर शॉर्ट नोट, बट वो डेट आ सकती है कि कब एसेंट मिला। मैं तुमको प्रोसीजर बताता हूँ, एक्ट कैसे बनता है, बेसिक शॉर्ट में, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें। पहले बिल बनता है, फिर एक्ट बनता है, शायद मैंने डिस्कस किया था, आई डोंट रिमेम्बर। CAB और CA, कैब और CA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल तुमने सुना होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सुना होगा, मैंने पहले बताया तो भी मैं वापस बोल रहा हूँ ताकि सुन लो वापस, अगर बताया होगा तो आप पहले। तो पहले बिल बनता है विच इज अ ड्राफ्ट, रफ, और फिर उसको दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में
मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस मेजोरिटी से पास करते, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिलता है, और उसके बाद कुछ किसी डेट के बाद वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, सो पहले था 86 वाला एक्ट, वो भी याद रख लो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, डेट तुमको 9 अगस्त वाला याद रख लो, बस हो गया भाई। सो पहले एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अभी एक्ट बन गया 2019 वाला, जिसको प्रेसिडेंट का असेंट मिला 9 अगस्त 2019 को। अप्लाई तो 20 जुलाई से हुआ है 2020 से, तो सर फिर भी ईयर 2019, हाँ बिल तभी पास हुआ था तो 2019। ओके, सिर्फ इतना याद रख लो बस, बाकी कुछ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन सर डिटेल में नहीं रे, ये नहीं करना है क्योंकि खाली डिस्टिंग्विश कर लिए तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये आ सकता है, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लोगे। तो डिस्टिंग्विश अगर शॉर्ट नोट आया तो सर फॉर्मेट खाली चेंज हो जाएगा, खाली कंटेंट तो वही रहेगा, कंटेंट तो वही रहने वाला है। एंड द लास्ट क्वेश्चन रोल ऑफ एनजीओ है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है तो वो खत्म कर सकते हैं। एनजीओ स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सुना होगा कि ये एनजीओ है, ये गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, यंगस्टर्स होते हैं इनके मेंबर्स यूजुअली, एंथुसियास्ट जो अपना करियर करते हैं, साइड बाय साइड एनजीओ भी चलाते हैं, कुछ लोग फुल टाइम भी करते हैं, रोटरी क्लब वगैरह वगैरह, ये सब एनजीओ ही है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉन प्रॉफिट, एनपीओ सुना होगा तुमने, बुक के पेज में आता है एक चैप्टर एनपीओ। एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो भाई सोशल वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, विच एम एट प्रोवाइडिंग प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल। चलो ठीक है, पब्लिक के अच्छे के लिए कर रहे हैं, सिर्फ कंज्यूमर में नहीं, बहुत सारे केसेस में होता है। The main aim of these NGOs is to study the trend of prices in the market and publish them for the information of consumers and to agitate against the malpractices. Attack करना malpractices के against, consumer को literate करना, because government सब काम नहीं करेगी, इनको पता है, तो government पूरी पढ़ भी नहीं सकती, तो ये कुछ काम करते हैं, which is very good, very noble work। अगर कोई एनजीओ होगी और तुम ज्वाइन करना कर सकते हो तो प्लीज करो, नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे करो, ट्रीज प्लांटेशन के केस में कर लो, पोल्यूशन के लिए कोई होगी तो उसमें कर लो, बहुत अच्छी चीजें करते हैं। और इसमें जो सीखने को मिलता है ना, वो और कहीं पे नहीं मिलता। मतलब अपार्ट फ्रॉम सोशल वर्क, पुण्य भी कमा लोगे वो अलग बात है, सेटिस्फेक्शन आएगा वो अलग बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो टीम वर्क तुम सीखते हो एनजीओ में, जो लीडरशिप स्किल्स तुम सीखते हो इनमें, वो प्राइसलेस है। वो तुम बाद में तुमको करियर में भी काम आते हैं। तो फिर एनजीओ में वगैरह अगर पॉसिबल है, टाइम बचता है, तो एनजीओ वगैरह में पार्टिसिपेट करो, वॉलंटियर बन के। हुआ तो कुछ फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन, उनका रोल क्या है? बहुत सिंपल है, इसलिए फटाफट खत्म कर देते। टू ऑर्गेनाइज कैंपेन्स एंड वेरियस प्रोग्राम्स ऑन कंज्यूमर इश्यूज टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कैंपेन्स वगैरह या प्रोग्राम्स चलाना। टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर कंज्यूमर्स एंड मेक देम कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स, उनको उनके राइट्स को समझाना। मोड्स ऑफ रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस, कभी पथनाट्य होती है, स्ट्रीट प्लेस, गाँव में वगैरह होता है, सिटीज में ज्यादा नहीं होता। पथनाट्य या स्ट्रीट प्लेस का मतलब ये कि एक ग्रुप ऐसे पूरा मॉब बन जाए, मॉब होता है, इसके बीच मॉब मतलब वो बाई स्टैंडर्स लोग या जो रास्ते से गुजर रहे वो लोग आ जाते हैं, रश कर लेते हो, इसके अंदर कुछ लोग प्ले करते हैं, रास्ते पे होता है। यहाँ पे तो जगह नहीं रहती गाड़ियों को, कहाँ पे करेंगे, लेकिन गांव में वगैरह ये जरूर होता है, या जो अर्बन एरियाज, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज नहीं है लेकिन है अच्छे खासे पॉपुलेशन वाले लोग, तो वहां पे वो ये सब होते हैं, जहां से वो लोग ड्रामास के थ्रू अवेयरनेस फैलाते हैं। ये एनजीओ वगैरह काम करती है। टू पब्लिश पीरियोडिकल्स टू एनलाइटन द कंज्यूमर्स, वाओ, अबाउट वेरियस कंज्यूमर रिलेटेड डेवलपमेंट्स, उनको बताना, अवेयरनेस करना। एनलाइटनमेंट मतलब वो स्पिरिचुअल वगैरह कुछ नहीं है। to provide free legal advice to members on matters of consumer interest, अगर जरूरत पड़े तो फ्री एडवाइस करेंगे कि कैसे तुम ग्रीवेंसेस सॉल्व कर सकते हो। to interact with businessmen
एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स फॉर इंश्योरिंग बेटर डील ऑफ कंज्यूमर्स। भाई ये सब पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, तो इनके साथ कभी जरूरत पड़े तो डिस्कशन करना ताकि कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसी बने। टू फाइल पीआईएल ऑन इम्पोर्टेंट कंज्यूमर इश्यूज, तो ये लोग पीआईएल भी फाइल करते हैं, सच एज बैन ऑन प्रोडक्ट इंजरियस टू पब्लिक हेल्थ वगैरह, सो पीआईएल भी फाइल करते हैं। तो बड़े अच्छा काम करने वाले लोग हैं। कर लो ये क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एनजीओ। सारे करने एग्जांपल नहीं यार, 6 एग्जांपल्स है, जो सिंपल है वो कर लो 3-4। वॉइस, सर फुल फॉर्म लंबा है, आप तो शॉर्ट फॉर्म कर लो, छोड़ने से अच्छा है शॉर्ट फॉर्म तो लिख लो। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी का स्पेलिंग आई गेस रॉन्ग है, लेकिन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, वॉइस। तो अगर पूरा याद नहीं रहता तो एटलीस्ट वॉइस तो याद रह जाएगा। सीजीएसआई शॉर्ट फॉर्म तो याद रख लो। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सिंपल है, वो पूरा याद रह जाएगा। मुंबई ग्राहक पंचायत सिंपल है, वो पूरा याद रह जाएगा। ग्राहक शक्ति सिंपल है, वो पूरा याद रह जाएगा। तो 3 पर्चे परफेक्टली याद रखो विद फुल फॉर्म्स, बाकी 3 शॉर्ट फॉर्म्स कर लो, या बाकी 2 शॉर्ट फॉर्म्स कर लो, एक तो छोड़ ही दो। ये एग्जांपल्स हो। तो एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कंज्यूमर्स के कैंपेन्स करता है, कंज्यूमर्स को हेल्प करता है, फ्री गाइडेंस देता है, पीआईएल फाइल करता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स या बिजनेसमैन के साथ उनको एडवाइस करता है ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज। ये सारी चीजें एनजीओ कहलाता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सो इसी के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज ओवर। मतलब चैप्टर ही पूरा खत्म हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मैं वापस बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट ऑफिशियली कट किया है। एनजीओ भी बहुत कम पूछते हैं, तो इन एडिशन अगर कुछ ऑप्शन में छोड़ना है तो एनजीओ छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी कुछ नहीं कर सकते, छोड़ सकते। राइट्स करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस भी छोड़ दिया है, राइट्स करना पड़ेगा, राइट्स वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर कमीशन वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पूरा, और वेज एंड मीन्स इंपॉर्टेंट है। ये 3 पार्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट चैप्टर मार्केटिंग है, उसी वाला लास्ट चैप्टर वी विल डिस्कस फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।